All the guests to come on the dais, Mr. Ajay Jha, Director Parbi, Dr. Vivekanand Pai, National Secretary, Vigyan Bharati Kochi, Srimati Manju Bala Joshi, Secretary, Sikordicon, Shri R.S. Prasad, former Additional Chief Secretary, and yes. सर्वप्रथम हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सीईओ मिस्टर लोकेश शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का औषधीय पौधा व ट्राइबल पेंटिंग भेंट कर स्वागत करें। Now I will request Shri Anil Kothari ji, Director General MPCST, to welcome Shri Ravi Shankar Prasad. Thank you, sir. सुशासन संस्थान में कार्यरत प्रमुख सलाहकार डॉक्टर इंद्राणी बार पुजारी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे श्रीमती मंजू बाला जोशी, सेक्रेटरी सिकोडिकॉन का औषधि पौधा भेंट कर स्वागत करें। अब मैं नर्मदा समग्र के सेक्रेटरी करण सिंह कौशिक जी से आग्रह करूंगी कि वो विवेकानंद पाई जी का मेडिसिनल प्लांट और ट्राइबल पेंटिंग के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी संस्थान के डायरेक्टर श्री राजेश गुप्ता जी से कि वो श्री अजय झा जी का मेडिसिनल प्लांट और ट्राइबल पेंटिंग से स्वागत करें। प्लीज तालियां आप लोग बजाते रहें। Mr. Eric Solom, former Norway's Minister International Development and Environment and Executive Director of the UNEP, वो हमारे साथ आज वर्चुअली यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हम उनका भी मेडिसिनल प्लांट और ट्राइबल पेंटिंग से स्वागत करते हैं। सभी का धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आर.एस. प्रसाद जी, मंजू बाला जी, विवेकानंद पाई जी एंड माय डियर फ्रेंड एरिक सोलहम और आज आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, आप सभी को नमस्कार। आज के पहली तरह के प्रदेश के कार्यक्रम जिसको प्री कॉप कंसल्टेशन के रूप में लिया गया, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह के संगोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहन दिया और इस महत्वपूर्ण विषय को स्टेट में किसी भी प्रदेश में कैसा रोल निभाया जा सकता है उस पर विचार करने के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज का ये कंसल्टेशन AIGGPA, MPCST, नर्मदा समग्र, पैरवी, CO सेटकॉन के साथ मिलने के कारण ही संभव हो पाया है, तो मैं इन संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्या है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। इसका किसी एक देश, किसी एक प्रदेश, किसी एक समाज से बढ़कर इस पर काम करने की आवश्यकता है। जहां भारत ने अपने लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी बड़े टारगेट्स को अपने साथ लिया, मुझे लगता है कि ऐसे टारगेट जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं ले पाए, भारत ने एक बड़ा स्टैंड उसके प्रति लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ इसका मुकाबला करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर देश की सभी बड़ी शक्तियों के साथ हम साथ में चलेंगे और एक तरह का हम उदाहरण पेश करेंगे कि प्रगति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम किया जा सकता है, प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है। COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत के रूप में भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया, इसकी सारी दुनिया में सराहना हुई और भारत को एज ए
ग्रीन लीडर के रूप में देखा जाने लगा। पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण देते हुए मध्य प्रदेश इसमें आगे आया जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि जो भारत ने अपने टारगेट्स लिए, अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा ग्लोबल लेवल पे, उसमें प्रदेशों की कैसी भागीदारी हो। तो ये देश में पहली बार इसमें चर्चा का विषय बना और आज सब हम लोग उसी कारणवश यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं। जहां पर सरकारों का अपना रोल है, मुझे लगता है कि कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन का अपना एक बड़ा योगदान रहता है। भारत में अगर हम देखें तो हमारे जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने के लिए हमारे जनजाति भाई बहन एक तरह से प्रहरी रूप में सदियों से काम कर रहे हैं। एक बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए किस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है, क्या उनसे सीखा जा सकता है, उस पर एक बड़ी चर्चा होगी। साथ में ही मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे राज्यों में है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा डबल डिजिट में रही है। 2 दशकों से यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे ग्रो करते रहे, लेकिन बावजूद उसके भी पर्यावरण संरक्षण या क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे बहुत सारे इनिशिएटिव हुए और उसका रिजल्ट भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आया। सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट से हमारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो काम करती हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज उन्हीं चीजों पे चर्चाएं होंगी। मैं आप सभी लोगों को आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। धन्यवाद सर। अब मैं पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव्स फॉर राइट्स एंड वैल्यूज इन इंडिया पैरवी के संचालक श्री अजय झा जी को आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि से सदन को अवगत कराने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय श्री दवे जी, आदरणीय श्री विवेकानंद पाई जी, आदरणीय मंजू जी, आदरणीय श्री कोठारी जी, आदरणीय श्री लोकेश शर्मा जी, सब लोगों को प्रणाम। और यहाँ पे इस चिंतन के लिए जो लोग आए हुए हैं सब लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मैं तो AIGGPA और MP कॉस्ट को पहले साधुवाद देना चाहूँगा और मध्य प्रदेश की सरकार को कि पहली बार इस तरह की बैठक जो है राज्य के स्तर पे हो रही है। मुझे एक लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे राज्य क्या रोल हो सकता है, क्या उनकी भूमिका हो सकती है हमारे नेशनल अचीवमेंट को पाने में, इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप लोग शायद परिचित होंगे कि कॉप का 29वीं बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक 11 नवंबर से बाकू अजरबैजान में होने वाली है। और रियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। वहां से ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियां जलवायु परिवर्तन पे और मरुस्थलीकरण के खिलाफ और जैव विविधता को बचाने के लिए 3 संधियां ये शुरू हुई 1992 में। और 1995 में कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक जो है बर्लिन जर्मनी में हुई थी। उसके बाद क्योटो, तो पहली बैठक में सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि स्वेच्छा से जो है हम अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, लेकिन तुरंत ही लगने लगा कि शायद सबको अगर स्वेच्छा से छोड़ दिया जाए तो शायद ये बहुत बेहतर नहीं है। और 1997 में क्योटो में, जापान में एक क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया जिसमें 37 देश जो औद्योगिकृत और विकसित देश है, NX 1 पार्टीज उनको कहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको जरूरी तौर से कम करना है। ऑन एन एवरेज 5% की दर से उनको कार्बन उत्सर्जन करना था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बैठक मतलब कॉप की इतिहास में कोपेनहेगन में बैठक में 2009 में हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना जो है प्रयास इस तरफ करेगी कि सदी के अंत तक बढ़ने वाला तापमान जो है 2 डिग्री से कम रहा है। कोपेनहेगन में एक और इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था कि धनी और औद्योगिकृत देश जो हैं वो विकासशील देशों को $100 बिलियन 2020 तक देंगे।
उसके बाद पेरिस में बहुत एक तरह से कहा जाए ग्राउंड ब्रेकिंग एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि अब कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ विकसित और औद्योगिक देशों की नहीं है, लेकिन सभी लोग हम लोग प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सदी के अंत तक बढ़ने वाला तापमान जो है 2 डिग्री से कम हो, और अधिक प्रयासों से ये कोशिश की जाए कि वो तापमान में वृद्धि जो है 1.5 डिग्री रही है। अगली बैठक जो है बाकू अजरबैजान में होगी, और एक तरह से अगर हम